गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जन्म किस कारणों से हुआ और किन प्रकार की संविधाओं को समाप्त करने के लिए, किन प्रकार की संविधाओं में रिलीफ दिलाने के लिए यह पार्टनरशिप का निर्माण किया गया था। हमने ये भी देखा कि पार्टनर कौन है, पार्टनरशिप क्या कहलाती है, फर्म क्या है, फर्म का नाम क्या है, थर्ड पार्टी क्या है। हमने डेफिनेशन क्लोज भी देखा था। सेक्शन 4 में देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, कि भाग्यपन क्या पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप तो भागीदार कौन है, भागीदारी क्या होती है, फर्म क्या होता है, फर्म का नाम क्या होता है। तो भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध जिन्होंने क्या कर लिया है, आपस में लाभ बांटने का करार कर लिया है। चलाए किसके द्वारा जाएगा, किस में कर लिया है भाई, लाभ किस में बांटा जाता है, हमेशा बिजनेस में। तो बिजनेस के अंतर्गत क्या कर लिया है, लाभों में बंटवारा करने का करार कर लिया गया। चला कौन रहा है बिजनेस को, या तो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। यदि पर्सनल रूप से कहें तो वो क्या कहलाएंगे, भागीदार। पार्टनर यदि समूह कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फर्म। और यदि इसको कोई नाम दिया, जैसे अपन पढ़ते हैं राम एंड श्यामलाल फर्म, श्यामलाल फर्म, तो वो क्या हो जाएगा, फर्म का नाम हो जाएगा। तो सेक्शन 4 में हम ये देख चुके हैं कि भागीदारी का निर्माण कैसे होता है, कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट है जो भागीदारी का निर्माण करते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की। हम ये देख चुके हैं कि एसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं जो भागीदारी का निर्माण करते हैं। अब यदि एराइज हो रहा है कि भागीदारी का निर्माण किस एलिमेंट से हो रहा है, ये हमें ज्ञात है। तो अब देखेंगे ये जो युक्ति है, मैक्सिम है, इसका क्या मीनिंग निकलता है। पार्टनरशिप एराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, यानी कि भागीदारी संविदा से उत्पन्न होती है, न कि रूढ़िजनी स्थिति से या किसी भी स्टेटस से। कि स्टेटस क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार की भागीदारी का निर्माण करता है, तो ये बात क्या है, गलत है। भागीदारी का निर्माण किससे होगा, कॉन्ट्रैक्ट से होगा। यदि संविदा हुई है, सारे एलिमेंट पूरे हुए हैं, तभी भागीदारी कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। हम बात कर रहे हैं, हमने देख लिया कि एलिमेंट क्या होने चाहिए भागीदारी के मध्य, बीच में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, तब वह क्या कहलाएगी, भागीदारी। सेकेंडली उनके बीच क्या होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। थर्डली बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, डिवाइडेशन होना चाहिए। और बिजनेस का संचालन कौन कर रहा है, या तो सारे साझेदार या उन सब में से किसी एक के द्वारा किया जाता है, तब वह क्या कहलाता है, भागीदारी कहलाती है। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है, बन के किसी स्टेटस से कर देंगे क्या। जब अपन यदि आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो उसमें आता है जूसन हेनरी का जो सिद्धांत है कि क्या कहता है वह, कि व्यक्ति क्या कर रहा है, अब परिस्थिति से संविदा की ओर आ रहा है। पहले क्या था, प्राचीन काल में, पुराने समय में किसी प्रकार के अधिनियम नहीं थे, किसी भी प्रकार की संविदाओं के लिए एक्ट नहीं बना हुआ था कि कैसे यदि ये एलिमेंट पूरे होंगे तो संविदा बनेगी, यदि इसका भंग होता है तो उपचार प्रदान किए जाएंगे। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और जो दास थे, जो निम्न तबके के लोग थे, उन्हें तो व्यक्ति भी नहीं माना जाता था। और जैसे राजा और दास है, तो राजा ही हमेशा क्या माना जाता था, सुपीरियर माना जाता था, दास को ऐसी कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या लेबर लॉज है, सारे जो एक्ट है वो क्या कर रहे हैं, अब सभी को क्या करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत परिस्थिति महत्व नहीं रखती है कि वह व्यक्ति राजा है या रंक है। वो क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, किसी संविदा के सारे एलिमेंट पूरा कर रहा है, तो क्या करेगा, संविदा का निर्माण कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। यदि स्पेशली 2 जनों की बात आती है कि जो भी स्टेटस में है या जो भी साझेदार व्यापार कर रहे हैं, उनको माना जाएगा। स्पेशली 2 व्यक्तियों के बारे में आता है। एक तो क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि संयुक्त अविभाजित परिवार। संयुक्त अविभाजित कौन सा परिवार, हिंदू। सेकेंडली
बर्मा के जो है बौद्ध पति और पत्नी। ये केस कौन से हैं? दो स्पेशल हैं कि बिजनेस करते हैं लेकिन उनको पार्टनर नहीं माना जाता है। किनको? हिंदू अविभाजित जो संयुक्त परिवार है उसके मेंबर्स हैं, और दूसरा जो बर्मा के बौद्ध पति या पत्नी है जो उस हैसियत में व्यापार तो चलाते हैं लेकिन उनको व्यापार में पार्टनर या साझेदार नहीं माना जाता है, क्योंकि अपन क्या कहते हैं कि साझेदारी गठन करने के लिए उन एलिमेंट का होना जरूरी होता है जो आपस में व्यापार करे, संचालन करे, अर्जित लाभ बांटे, तो वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। ये क्या हो गया? स्पेशली इसी स्टेटस में हो गए, इस सह व्यवहार में हो गए। जो क्या करे, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार में कोई भी सदस्य जन्म लेता है या गोद के द्वारा या दत्तक के द्वारा क्या बन जाता है? उस फैमिली का सदस्य बन जाता है। तो सदस्य बनने से क्या हो गया? वो भी उस जो बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसका एक हिस्सेदार बन गया। लेकिन उस हिस्सेदार को क्या मानते हैं? साझेदार नहीं माना जाता है, वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। और बर्मा के बौद्ध व्यापारी पति पत्नी के संबंध में भी यही नियम लागू होता है, क्योंकि उस हैसियत से व्यापार चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको पार्टनर नहीं माना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये क्या है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, यानी कि विधि के प्रवर्तन के द्वारा ये क्या है? उनको बिजनेस चलाते हैं, न कि पार्टनरशिप के द्वारा। इसलिए इनको क्या नहीं माना जाता है? साझेदार नहीं माना जाता है, क्योंकि क्या? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, विधि के प्रवर्तन के द्वारा इनको माना गया है, लेकिन संविदा के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो संविदा है भागीदारी है, संविदा से उत्पन्न होती है, न कि किसी स्टेटस के द्वारा। स्टेटस तो इन दोनों को ही प्राप्त है, लेकिन फिर भी ये साझेदार नहीं माने जाते हैं। जो भी पार्टनरशिप के निर्माता थे, जो भी इसकी टीम थी, इन्होंने जो हिंदू जो व्यापारी थे उनको क्या कर दिया गया है? पार्टनरशिप एक्ट से बाहर ही रखा है, क्योंकि एक संयुक्त हिंदू परिवार है, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा? अपने रीति रिवाजों के द्वारा, उनके जो कस्टम है उनके द्वारा होगा। क्योंकि कोई भी फैमिली है, हर हिंदू फैमिली हो चाहे किसी भी प्रकार का फैमिली हो, सबके रूल और रेगुलेशन अलग होते हैं। तो जो जॉइंट फैमिली है ये अनडिवाइडेड, तो इनके बिजनेस का तरीका अलग होगा, इनके शेयरिंग होल्डर्स का तरीका अलग होगा, कंट्रोल करने का तरीका अलग होगा। तो सभी में क्या होगा? परिवार के सदस्य तो सभी विधिक रूप से हिस्सेदार हो जाते हैं, लेकिन उनको पार्टनर नहीं मान सकते, क्योंकि उसका निर्धारण किसके द्वारा नहीं होगा? पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा नहीं होगा। उसका निर्धारण किसके द्वारा होगा? जो हिंदू रूल्स है, जो हिंदू के नियम हैं, उनके द्वारा ही क्या होगा? हिंदू लॉ के द्वारा उनका क्या होगा? रूल रेगुलेशन के द्वारा उनका नियंत्रण होगा, व्यापार होगा। तो हम इनको नहीं मानेंगे साझेदार। लेकिन ये हो सकता है कि एक जॉइंट फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली में 10 मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर से 2 है, एक चाचा और एक भतीजा। अब एक बिजनेस तो क्या चल रहा है? जो संयुक्त हिंदू परिवार का बिजनेस चल रहा है वो शामिल होगा। इसके अंतर्गत ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, न्यू बिजनेस क्या है? करना चाह रहे हैं, और इन दोनों में वो क्या बन रहे हैं? पार्टनर बन रहे हैं। तो इनको क्या माना जाएगा? क्योंकि वो किसे अद्भुत हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट से निर्माण कर रहे हैं, तब भागीदार कहलाएंगे, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उन पर एप्लीकेबल होगा। कब? जब वो इससे अलग प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हैं। संयुक्त परिवार का सदस्य हैं, लेकिन व्यापार कौन सा कर रहे हैं? कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, तब इनको क्या माना जाएगा? संविदा से उत्पन्न होने वाली साझेदारी माना जाएगा। तो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गई ये लाइन जो अपन ने लिखी थी कि पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। क्यों? अपन ने कारण देख लिया कि वो सारे एलिमेंट हो गए तभी वो साझेदारी कहलाएगी। और अपने दिमाग में यही क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू अनडिवाइडेड संयुक्त हिंदू परिवार भी तो क्या करता है? अविभाजित परिवार भी बिजनेस करता है, उसके सारे जो सदस्य हैं वो भी क्या कहलाते हैं? सारे मेंबर होते हैं, उसके हिस्सेदार होते हैं, फिर भी उनको क्यों नहीं माना जाता? क्यों? क्योंकि वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, क्योंकि वो जन्म लेने के कारण, गोद लेने के कारण ही क्या बन जाते हैं? उसके सदस्य बन जाते हैं। इन कारण से इसको नहीं माना जाता है।
सेकेंडली बर्मा के जो बहुत पति या पत्नी भी क्या करते हैं, उसी हैसियत में व्यापार चलाते हैं, तो उनको भी आप पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता। वो पार्टनरशिप एक्ट से क्या होंगे, मतलब एप्लीकेबल या उन पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ माना जाता है। लेकिन अब ये आ जाए कि कोई भी बंदा क्या करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ में, तो वो क्या करेगा, अलग से क्या कर लेगा, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपनी किसी भी फैमिली के मेंबर के साथ, तब उन पर पार्टनरशिप लागू होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से उद्भूत हुआ है। तो स्पष्ट हो गई ये बात कि परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट से ही भागीदारी अधिनियम का निर्माण होगा। ये बात आ गई सेक्शन 5 की। अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 6। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप की विद्वानता या कसौटी को क्या है करना है, चेक करना है। किसको चेक करना है? कि व्यक्तियों का कोई समूह क्या है, साझेदार है या नहीं, या कोई भी फर्म में कोई जो व्यक्ति वो साझेदार है या नहीं, कि व्यक्तियों का कोई समूह को क्या मानना है, फर्म मानना है या साझेदार मानना है या नहीं, इसकी क्या करनी है, अपने कोई टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग क्यों करनी है कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तियों का कोई समूह है, वो क्या मान रहे हैं कि वो एक दूसरे को समूह दिख रहा है, लग रहा है कि वो पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं भी हो। तो टेस्टिंग करने देखना चाहिए कि कोई व्यक्तियों का, हर व्यक्तियों का कोई भी समूह भागीदारी की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। इसके संबंध में क्या चल रही है, बात चल रही है। अब इसका निर्णय करना है समूह का कि वो समूह का भागीदारी है या नहीं है, तो अपन इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग में अपन ऐसे एलिमेंट देखेंगे कि यदि ये तत्व पाए जाते हैं तो समूह क्या माना जाएगा, भागीदारी मानी जाएगी। पहले बात करेंगे अपन सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 क्या कहते हैं, सारे यदि एलिमेंट उसके अंतर्गत एप्लीकेबल हो रहे हैं तो क्या माना जाएगा, पार्टनरशिप मानी जाएगी। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और उनके मध्य में क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके संबंध में है, किसी भी प्रकार के बिजनेस के संबंध में है, और बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, लाभ कमाना। कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, और प्रॉफिट प्राप्त करने की बात करना, उसमें डिवाइडेशन करना है। जो भी जितने भी जिसके शेयर होल्डर है आप उसका बंटवारा करेंगे। अब बिजनेस चलाएगा कौन, या तो सब चलाएंगे साझेदार, या सब में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप कहलाएगी। यदि अपने को टेस्टिंग करनी है कि व्यक्तियों का कोई समूह क्या है, फर्म है या नहीं, और ये सारे एलिमेंट पूरे हो रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि वह क्या है, व्यक्तियों का समूह एक फर्म है, एक साझेदारी है। ये तो एक सामान्य स्थिति है कि आपने देख लिया कि अनुबंध हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी है कि अपने को समझ नहीं आ रहा, ये एलिमेंट भी नहीं है, लेकिन कानून कभी मानता है और कभी कोई समूह भागीदार है या नहीं। इसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। ट्रेसिंग क्या करेंगे कि व्यक्ति के कोई समूह में क्या कर रहा है, समूह के सदस्यों के बीच कोई भी क्या किसी भी प्रकार का अनुबंध है क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो देख सकते हैं। दूसरा, उसके कार्य करने की शैली क्या है, मेथड क्या है, उनका सब एक दूसरे का, जो व्यक्तियों का समूह है उनमें सभी व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति आचार व्यवहार क्या है, या उनकी विद्यमान परिस्थितियाँ क्या है किसी भी प्रकार की। इन सभी लेखा पुस्तकें हैं, उनकी बहियाँ हैं, इनको देखकर भी निर्धारण किया जा सकता है कि वह समूह क्या है, कुछ साझेदारी है या नहीं है। अब जबकि समूह के लोगों के बीच स्पष्ट अनुबंध है तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है कि आपने क्या कर लिया, ये एलिमेंट पूरे हो रहे तो अनुबंध हो गया। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, दुविधा तब उत्पन्न हो जाती है जब क्या होती है, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, 3 कंडीशन आएगी। पहला कि लिखित जो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब लिखित अनुबंध में तो क्या कर रहे हैं, सभी सदस्य क्या है कि कुछ लोग साझेदार हैं, लेकिन कानून की दृष्टि में वे साझेदार नहीं है। कंडीशन क्या होगी कि लिखित में तो है भी, अनुबंध में तो साझेदार है, लेकिन कानून क्या मान रहा है, उनको साझेदार नहीं मान रहा है। दूसरी कंडीशन तब आ जाती है कि अनुबंध के लोगों को साझेदार नहीं, यानी कि ऐसा किसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन कानून उन्हें क्या मान रहा है, साझेदार मान रहा है। ये भी दुविधा की स्थिति हो गई कि अब क्या किया जाए। थर्ड लिस्ट क्या हो जाती है कि कोई व्यक्ति के कार्य आचरण से ऐसा लगता है कि वही उसका साझेदार है,
लेकिन वह साझेदार नहीं है। लेकिन फिर भी इस स्थिति में कानून क्या मान लेता है, उसको प्रदर्शन के द्वारा साझेदार मान लेता है। वास्तव में तो है नहीं, लेकिन क्या कर लिया है कि प्रदर्शन के द्वारा उसको साझेदार मान लिया गया है। तो ऐसी स्थितियों में स्पष्ट करना दुविधा हो जाती है कि किस प्रकार की उसको टेस्टिंग को माना जाए। तो जो फैक्ट होते हैं, फैक्टों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर विधि और तथ्यों के बारे में निर्धारण किया जाता है कि वह व्यक्तियों का समूह फर्म है या नहीं, या साझेदार है या नहीं। तो धारा 6 भी क्या कह रही है, किसी समूह के लोगों के बीच में साझेदारी की विद्यमानता है अथवा नहीं है। तो इनका निर्धारण कैसे किया जाएगा, जो सारे ओवरऑल जो फैक्ट हैं, सभी तथ्यों को एक साथ मिलाकर एक प्रकार का निर्णय या डिसीजन लेंगे कि इस समूह को यदि एप्लीकेबल कर रहा है, सारे फैक्ट मिल रहे हैं, सारी बातें हो रही है, तो उसको आप क्या मान सकते हो, एक साझेदार मान सकते हो। समूह के लोगों के बीच यदि आपसे अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ठहराव है क्या, उनका आचार विचार क्या है, आपसी व्यवहार क्या है, लेखी पुस्तकें जो अपन ने पहले भी देखा था उनके आधार पर किया जा सकता है। जब ये तथ्य सिद्ध कर देते हैं कि व्यक्तियों का कोई समूह साझेदार है तो साझेदार होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जो फैक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि फैक्टों का निर्धारण से क्या कर माना जा रहा है कि वह साझेदार है, अन्यथा नहीं है, उसके द्वारा ही निर्धारण किया जाएगा। अब हम ये बात मान लें कि व्यक्तियों को समूह साझेदार है, अपन इसमें मान लें कि जो अपन क्या कर रहे हैं कि लाभों में हिस्सा बांटना, तो जो व्यक्ति लाभ में हिस्सा प्राप्त कर रहा है उसको साझेदार माने अपन या न माने, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि अपन बात क्या करते हैं धारा 4 में कि कारोबार करते हैं, लाभों में हिस्सा प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, लाभों में हिस्सा बांटने का करार करते हैं। अब यह क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो लाभों में हिस्सा प्राप्त कर रहा है वह साझेदार है अथवा नहीं है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए, तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक लीडिंग केस है, जिसके अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड की लॉर्ड सटन ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है जो क्या करता है, साझेदारी के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है कारोबार के अंतर्गत, तो प्रत्येक व्यक्ति को साझेदार नहीं माना जाएगा। क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो लाभों में हिस्सा प्राप्त करता है उसको साझेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार की एजेंसी है। यदि आप इसको क्या मान सकते हैं, पारस्परिक एजेंसी है, पार्टनरशिप जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है, एजेंसी है। वो पारस्परिक एजेंसी का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। अंतिम प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक अकाट्य प्रमाण मान सकते हैं कि उनमें क्या होनी चाहिए, पारस्परिक एजेंसी होनी चाहिए, तभी वह व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा, साझेदारी या फर्म कहलाएगी। अब अपन माने कि यदि ये व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, साझेदारी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, तो जो सेक्शन 6 है इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जो व्यक्ति लाभों में हिस्सा प्राप्त करते हैं वह क्या माने जाएंगे, उनको भागीदार नहीं माना जाएगा। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डिफाइन किया गया है, पहला कौन हो गया, ऋणदाता, डेप्टर, यानी कि एक ऋणदाता द्वारा लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ये ऋणदाता लाभों में हिस्सा क्यों प्राप्त कर रहा है, इससे पहले हम वह व्यक्ति देखेंगे जो क्या कर रहे हैं, उनको भी लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले बात आती है जॉइंट होल्डर्स की। जॉइंट होल्डर्स ऑफ प्रॉपर्टी शेयरिंग प्रॉफिट्स की संपत्ति के संयुक्त स्वामी जो लाभों का बंटवारा करते हैं। कौन है जॉइंट होल्डर्स, क्या कर रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स, किसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। स्वामी कौन से हैं, वो संयुक्त स्वामी हैं, और जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उनको क्या माना जाएगा, उनको साझेदार माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि धारा 6 स्पष्ट करती है कि उनको साझेदार नहीं माना जाएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे मैंने लिखा भी, एक टी स्टॉल, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए प्लस बी, ए एक पर्सन है और बी पर्सन है। दोनों ने क्या किया है, एक चाय की दुकान खरीदी है। चाय की दुकान है तो उसके जो भी एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि जो भी क्रॉकरी है, उसकी जो भी बर्तन है, उन्होंने खरीद लिए, ठीक है।
खरीदने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, ए और बी ने वो दुकान सी को किराए पर दे दी। अब उससे जो लाभ उसको प्राप्त हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों आपस में बांट रहे हैं। क्या हो गया, संपत्ति के स्वामियों की दुकान एक हो गई, टी स्टॉल हो गई। स्वामी कौन है, ए और बी, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, उसकी क्रॉकरी है, उसके बर्तन है, उसको खरीद लिया। अब उसको क्या दे दिया उन्होंने, सी को दे दिया। अब सी से जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उनको किसी वो क्या करे, आपस में बंटवारा करे। तो कर तो कह रहे हैं शेयरिंग द प्रॉफिट्स, के लाभों का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन उनको साझेदार नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को वह कार्य दिया है और उसका लाभ का बंटवारा कर रहे हैं, तो उनको साझेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, दुकान दोनों के सह स्वामी है, न कि साझेदार है। गोविंद नैयर वर्सेज मागा के मामले में यह निर्णित किया गया था। लेकिन यदि सहस्वामी को बिजनेस चालू कर देते हैं, इन्होंने तो क्या किया कि दुकान खरीदी और क्या कर दी, ठेके पर दे दी, और जो इसकी इनकम आ रही थी यानी कि सी को ठेके पर दे दी, सी की जो इनकम आ रही थी उसको इन्होंने क्या किया है, बंटवारा किया। लेकिन यदि दोनों खुद ही व्यापार करना चालू कर देते हैं और तो लाभ प्राप्त करते हैं, तो वो साझेदारी कहलाएगी, उसके अंतर्गत वो साझेदार माने जाएंगे। जैसे कि ए और बी ने अभी तो दुकान थी, ए और बी के हैं, दोनों किसी खेत के स्वामी हैं, ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, उसके खेत के स्वामी हैं, और वे क्या कर रहे हैं, उस पर मिलकर खेती करते हैं और कुछ मिलकर कुछ धन भी उधार लेते हैं और उस पर खर्च करते हैं, और फिर जो प्रॉफिट हो रहा है देख रेख करते हैं, तो वो क्या माने जाएंगे, उसमें साझेदार माने जाएंगे। अब बात आती है कि अन्य व्यक्ति द्वारा, ये तो क्या होगी जॉइंट होल्डर्स के बाद सेकंड बात आ रही है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि अन्य व्यक्ति क्या कर रहे हैं, लाभ में जो हिस्सा प्राप्त करते हैं। जैसे कॉक्स वर्सेस हिकमैन ने कहा कि जो क्या करते हैं, लाभ हिस्सा प्राप्त करता है, उनको केवल साझेदार नहीं माना जा सकता। पहली बात किसके बारे में आ रही है, ऋणदाता के बारे में। एक ऋणदाता द्वारा लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, ये पहले नियम स्थापित हो गया है कि लाभ प्राप्त करने वाला नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि व्यवहार है, फर्म है, उसमें कई व्यक्ति ऐसे लाभों में हिस्सा प्राप्त करते हैं जिनका इनमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। स्पष्टीकरण जो 2 है इसका का वो डिफाइन करता है, तो विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अन्य व्यक्ति है वो लाभ प्राप्त करते हैं लेकिन साझेदार नहीं माना जाएगा। तो पहला व्यक्ति ऐसा कौन है, ऋणदाता है। बैडले वर्सेज कंसोलिडेटेड बैंक 88 के अंतर्गत यह मामला आया, जिसके अंदर क्या फैक्ट थे कि इस मामले में क्या किया, एक बैंक ने क्या किया, एक ठेकेदार को अपने ठेके के कार्य करने के लोन दे दिया और उसका ठेका पूरा करने के लिए कुछ उसको मतलब लोन दिया, यानी कि ऋण दे दिया ठेकेदार को। और ठेकेदार ने क्या कर दिया, अपनी जो भी सारी मशीनें हैं, प्लॉट को बैंक के नाम उसने बंधक लिख दिया और साथ में 10% ब्याज और 10% लाभ किसके लिए दे दिया गया, बैंक के लिए दे दिया गया। साथ में बैंक को और क्या राइट दिया गया कि यदि वह नहीं चुका पाता है इस लोन को, तो जो ठेका है उसके दिवालिया हो जाने पर क्या कर लेगा, वो ठेका बैंक के पास आ जाएगा। ठेके के कार्य को भी हाथ में ले सकता है और 10% लाभ भी प्राप्त कर सकता है, और जो भी मशीनरी है, प्लॉट है, उनको बेचकर ऋण की वसूली हो सकती है। तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि इन दोनों के बीच में कोई साझेदारी नहीं थी, क्योंकि वो किस कारण था कि उसने ठेकेदार को, बैंक ने क्या किया, बदले ठेकेदार को ठेका दे दिया, ठीक है, और उसके बदले में क्या कर लिया, उसने उसकी प्लॉट है, मशीनरी, उसको पास रख लिया और 10% क्या कर दिया गया, लाभ प्राप्त उसमें होना था ब्याज के साथ में। और साथ ही क्या ये भी व्यवस्था करी कि यदि वो दिवालिया हो जाएगा व्यक्ति तो ठेका भी अपने हाथ में ले लेंगे, तो ये साझेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि धारा 6 का स्पष्टीकरण 2 ये उल्लेख करता है। सेकेंडली बात आती है कर्मचारी और एजेंट की। कोई भी कर्मचारी यदि फर्म के साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कर्मचारी अथवा एजेंट सामान्य पारिश्रमिक के साथ साथ यदि वो अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रहा है कि एक तो उसका जो उसकी मेहनतान है वो भी प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ में कोई लाभ का कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, तो भी वो साझेदार नहीं माना जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है अब्दुल लतीफ़ वर्सेज गोपेश्वर। इसके मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आया था कि एक व्यक्ति ने क्या किया, रेलवे के ऊपर माल लादने और उतारने का ठेका ले लिया। इसके अंतर्गत इस कार्य को करने के लिए उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और
5% क्या किया, उसका भाग देना तय किया उसके प्रॉफिट का। लेकिन साथ में ये भी डिसाइड किया गया कि यदि लॉस होगा तो वो लॉस पूरी भरपाई कौन करेगा, वो व्यक्ति ही उस लॉस की भरपाई करेगा। ये भी साथ में निर्णित किया गया। तो ये कहा गया कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि वो कर्मचारी ठेकेदार का एजेंट ही था, एजेंट मात्र है, न कि साझेदार, क्योंकि उसको कार्य दिया गया है। थर्ड बात आती है मृतक साझेदार की विधवा और उसके बच्चों की। कोई भी साझेदार है, जैसे ए, बी और सी, 3 साझेदार हैं, ठीक है। सी की मृत्यु हो गई है तो सी की जो पत्नी है और उसके बच्चे क्या कह रहे हैं, ए और बी दोनों को, कि वो क्या करेंगे, साझेदार में अपने को हटाएंगे नहीं, अपना हिस्सा क्या करेंगे, साझेदार में 10% लाभ कमाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना हिस्सा उसमें ही रखते हैं। तो हिस्सा प्राप्त करेंगे लेकिन वो साझेदार नहीं कहलाएंगे। ये बात कह दी गई थी CIT वर्सेज केसरमल के मामले में कि 3 साझेदार हैं, एक की मृत्यु हो गई और उसके बच्चों ने क्या किया, बिजनेस को जारी रखा। उन्होंने कहा और कहा फर्म में हिस्सा नहीं निकालना, लेकिन 10% जो ब्याज है फर्म के लाभों में से उसको हम प्राप्त करेंगे, तो उनको साझेदार नहीं माना गया। फोर्थ बात आती है ख्याति प्राप्त विक्रेता। ख्याति प्राप्त यानी कि गुडविल को जिसने अपनी बेच दिया है। जैसे कि अपने यहाँ पे बीकानेर में बहुत ही प्रतिष्ठान है भिखाराम एंड चांदमल भुजिया वाला। अब भिखाराम एंड चांदमल भुजिया वाला क्या कर रहा है, अपने गुडविल को बेच रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, जो जिस बंदे ने खरीदी है वो क्या कह रहा है कि मैं आपको क्या कर दूंगा, 50% या 70% क्या कर दूंगा, नेट प्रॉफिट दूंगा। आप क्या करो, जो भी आपके कस्टमर आते हैं उसको मेरे को परिचित करवा दो और मेरा मेल मिलाप करवा दो, इसी प्रकार कोई हेल्प करवा दो तो मैं आपको प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। तो ये क्या करे, शेयरिंग प्राप्त करा, लेकिन साझेदार उसको नहीं माना जाएगा कि अपने कारोबार की ख्याति सहित कि साझेदार को उसने क्या कर दिया, अपनी फर्म बेच दी है। और प्रतिफल यानी कि जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल के लाभों में से क्या कर रहा है, वो एक हिस्सा प्राप्त कर रहा है। फोर्थ अपन ने देख लिया है, संयुक्त हिंदू परिवार की दशा में ये साझेदार नहीं माने जाते। बर्मा के जो बौद्ध पति या पत्नी है वो भी साझेदार नहीं माने जाते यदि कोई भी व्यापार करते हैं। तो उपयुक्त विवेचन से ये अपने स्पष्ट हो जाता है, यह अब धारा 5 और 6 के आधार पर कि साझेदारी की फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करना ही साझेदारी का प्रमाण नहीं है। और कॉक्स वर्सेज हिकमैन में लॉर्ड सट्टर ने भी निर्धारित कर दिया गया कि वास्तविक जांच या कसौटी यह नहीं है कि कोई व्यक्ति लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है, बल्कि कसौटी क्या है, क्या व्यापार उसके द्वारा किया जा रहा है, क्या वो किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, और वास्तविक अनुबंध या वास्तविक फैक्ट क्या डिसाइड हो रहे हैं वह निर्भर करता है, कोई अन्य वस्तु नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मामले में शांति रंजन दास गुप्ता कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला है बनाम दासूराम के मामले में कहा यदि कोई लिखित अनुबंध नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई बैंक में खातेदारी बही नहीं है, कोई सरकारी अफसर नहीं है, तो उसको साझेदार नहीं माना जाएगा, चाहे वो लाभों में हिस्सा प्राप्त करता है। तो अपने टेस्टिंग करनी है तो अपन क्या तथ्यों पर, सभी तथ्यों पर विचार करना होता है कि एक व्यक्तियों के किसी समूह में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, तो उसको आप वह साझेदारी नहीं कह सकते हैं। तो क्लियर होगी। पहले अपन ने देख ली कि पार्टनरशिप किससे अराइज होगी, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से, नॉट फॉर स्टेट स्पेशली किनके बारे में बता रहा है वो भी अपने देख लिया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बर्मा के बौद्ध पति पत्नी हैं। 6 में देख लिया अपन ने कि टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के किसी समूह, कौन से समूह को अपन फर्म माने और कौन से नहीं माने, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लगता है कि वह व्यक्ति साझेदार है लेकिन साझेदार नहीं कहलाता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो लाभ में हिस्सा तो प्राप्त कर रहे हैं फिर भी उनको साझेदार नहीं माना जाता है। तो ये क्लियर होगा सेक्शन 5 और 6। अगली क्लास में बात करेंगे 7 और 8 की, जो भागीदारी के बारे में बताता है कि इच्छाधीन भागीदारी कौन सी है और विशिष्ट भागीदारी कौन सी है। अभी तक के लिए धन्यवाद।